हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा छुटकू सा और बहुत सा प्यारा ही टॉपिक रहने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, बहुत कुछ देखा है और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने तुम्हें सोल्यूबिलिटी वाले लेक्चर में। तो वहां पर मैंने तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, वेरियस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन करवाए। तो अब तक हमने आयनिक बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझा है, फजांस रूल, हाइड्रेशन एनर्जी, लेटाइस एनर्जी, उसके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। तो ये सब कुछ देखने के बाद अब हम जो देखने वाले हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो आप लोगों ने 10वीं तक तो ये पढ़ा ही होगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो भैया वही डेफिनेशन है, बट वो 10वीं तक ठीक है। अब तुम 11th में आ चुके हो तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ओवरलैपिंग कैसे होती है। ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं। एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा भी बना सकता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो पाई ऑर्बिटल भी बनाएगा। अब ये सब चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली है, जब मैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में अपना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता कैसे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। बट अभी तो हम हमारा बेसिक लेक्चर यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद किस कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? भैया कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है हमारा? तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि केमिकल बॉन्ड formed by sharing of electron between two atoms known as covalent bond। तो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है भैया। बट एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये शेयरिंग कर ही क्यों रहे गधे? ये गधे शेयरिंग कर ही क्यों रहे हैं? ये शेयरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को स्टेबल बना सके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये ऑक्टेट क्या है भैया? तो आपको पीरियोडिक में बताया है कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कभी उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा, वो एटम थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल वाले से। तो अभी तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, थोड़ी एडवांस डेफिनेशन भी है जो कि वीबीटी में इन डेप्थ अपन देखने वाले। बहुत अमेजिंग लेक्चर रहेगा वो वाला, नेक्स्ट लेक्चर ही रहेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है एक्चुअली में, तो वो ओवरलैपिंग, जब ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग होगी तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बट अभी जितना आपको नॉलेज है 10th तक का, वो सारा बेसिक से, एकदम जीरो से हीरो की ओर चलना है अपने को। तो बेसिक से ही बताऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ध्यान से रखना, जो अपना क्लोरीन है, क्लोरीन, एक क्लोरीन का एटम है भैया मेरे पास ये, दूसरे क्लोरीन का एटम है मेरे पास ये। मुझे बताओ क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते भैया। तो कभी मैंने ये क्लोरीन का न्यूक्लियस बनाया, ठीक है भैया, क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसके पास 3 ऑर्बिट होगी। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचे कितने? तीसरी ऑर्बिट में भी हमारे क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भैया ये तो क्लोरीन का हो गया, इस वाले क्लोरीन का, और ये वाला हो गया इस वाले क्लोरीन का। इसके पास भी कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी आखिरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। इधर भी कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने साथ साथ इनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब
इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो ये अपने सातों इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, या फिर किसी और से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। अब शेयरिंग का फायदा क्या है भैया? शेयरिंग का ये फायदा है, जैसे मान लो आपने और मैंने मिलके 5-5 हजार रुपए मिलके हमने मिलाए और एक आईफोन तो क्या ही आएगा 5,000 में, हमने कोई सा है वीवो ओप्पो का कोई सा 10,000 का मोबाइल खरीदा। 5 तुमने मिलाए, 5 मैंने मिलाए, तो भैया उस मोबाइल पे मालिकाना हक क्या पूरा का पूरा मेरा है? ना 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 ना, उस पे तो तुम्हारे भी तो 5,000 लगे हुए हैं। क्या उस मोबाइल पर पूरा मालिकाना हक तुम्हारा है? नहीं भैया, मैं हूं इधर अभी, तो मालिकाना हक मेरा भी है, क्योंकि उस पे मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो मतलब वो एक मोबाइल पर तुम भी बोल रहे हो कि ये मेरा मोबाइल है, मैं भी बोल रहा हूं मेरा मोबाइल, मतलब हमने ये मोबाइल जो खरीदा है वो शेयरिंग से खरीदा है। सेम एज इट इज एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग से वो उन्होंने अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट किया है, बट जब हम गिनने जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन गिनने जाएंगे, जैसे मान लो इन दोनों भैया ने शेयरिंग कर ली, इस इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग किया है। अब मैं जब इसके इलेक्ट्रॉन गिनने जा रहा हूं, किसके? इस एटम के इलेक्ट्रॉन गिनूंगा, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा? जरा देख लेते हैं। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, बट अब ये शेयरिंग कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को के साथ, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ये गिनेगा और ये बोलेगा नहीं भैया मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास तो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा? जब इस इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, जब इसका तुम ऑक्टेट गिनोगे, तो 7 तो इसके पास पहले से ही थे। अब इस गधे ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो शेयरिंग किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी वो अपना ही गिनेगा और ये भी कह देगा कि भैया मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपने 10th तक ऐसे ही डायग्राम देखे थे कि शेयरिंग कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में शेयरिंग ऐसी होती है, बट अपन ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हो गया हमारा तो केमिस्ट्री का उद्धार। भैया इतना रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो केमिस्ट्री एकदम पहाड़ है, कितना कर दोगे नहीं हो पाएगा, 2-4 जीवन लग जाएंगे फिर तो अपन इसका आसानी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस क्लोरीन को मैंने सिर्फ क्लोरीन लिखा, इस क्लोरीन को भी मैंने सिर्फ क्लोरीन लिखा, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किससे शेयर किया भैया? ये दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की क्या किया है? शेयरिंग किया है। तो हम इन दोनों के बीच में एक सिंगल सा बॉन्ड बनाएंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना है यही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है यही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम भैया, हमने एक हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के पास तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन के पास भी, उस वाले के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, वो अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो रख लो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? अभी तो इस भैया के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अपने ही इस दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से शेयरिंग कर लेगा, और जब तुम अब गिनने जाओगे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसको नहीं गिनेगा? वो गिनेगा ना, तो इसको भी गिनेगा और ये हो जाएगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जब गिनने जाएगा तो इसका एक तो था ही, बट जब ये गिनेगा तो ये हो जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अपन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अपन तो सिंपल सा करेंगे रिप्रेजेंटेशन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर दिया और ये बन गया हमारा H2 मॉलिक्यूल। जब भी 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब भी कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारा Cl2 का रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा H2 का रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्यों होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो स्टेबल बन सके, ताकि वो स्टेबल बन सके। तो देखो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे और एक इलेक्ट्रॉन ये भी काउंट करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट किया है तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। वैसे भी एटम से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एटम की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसीलिए एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहा है। ये मैं आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूं स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, ठीक है भैया? तो ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे हम, बहुत सारे ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। देखो, राइट ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर
तो ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बोलो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, बात एक ही है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते भैया, इसके कुछ रूल्स है, ल्यूइस भैया के कुछ रूल्स है कि जब भी, जैसे मान लो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे दादाजी है ना, तुम्हारे पापा मम्मी है, और तुम तीन चार भाई बहन हो, तो जब भी तुम्हारे दादाजी, पापा मम्मी और तुम तीन चार भाई बहन, तो तुम्हारे घर का मुखिया कौन है? मुखिया है भैया अपना दादाजी, तुम्हारे दादाजी। और बाकी सब कौन है? पापा मम्मी और तुम लोग कौन हो? साइड एटम हो या टर्मिनल एटम हो, मतलब उनसे जुड़ी हुई उनकी पीढ़ियां हो तुम लोग। तो भैया जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक मुखिया होता है जो सारे टर्मिनल एटम को बांध के रखेगा, मतलब उनके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और अपना ऑक्टेट से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मतलब ल्यूइस भैया ने सेंट्रल एटम को छूट दिया था कि वो अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट टर्मिनल एटम नहीं रख सकता। टर्मिनल एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। अब सेंट्रल एटम कौन है? दादाजी है, उनसे जुड़े तुम्हारे पापा और मम्मी जुड़े, ठीक है, फिर तुम पापा मम्मी से जुड़े हो, तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल बना। पूरे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ये है, ये सब टर्मिनल एटम है, तो टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सेंट्रल एटम को छूट दिया गया था, पहले धीरे धीरे नहीं दिया गया था। जब ल्यूइस भैया को समझ में आने लग गया कि नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने सेंट्रल एटम को बोला कि बेटा तू अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब सेंट्रल एटम ज्यादा रख सकता है। अपन बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, ये देखो। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? इट शोज ओनली स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा, नॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो हमें हाइब्रिडाइजेशन सिखाएगा, ज्योमेट्री हमें ये नहीं सिखाएगा। ये हमें केवल और केवल क्या बताएगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री, भैया कौन का कमरा कौन किधर रहेगा, वो सब बताएगा हमें हाइब्रिडेशन। तो जो चार थ्योरी है ना, इस लेक्चर के बाद चारों इंपॉर्टेंट थ्योरी आने वाली है, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसीपीआर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इन चारों से लिख के दे रहा हूं, गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही आएगा, चाहे नीट हो या जेई हो। तो अब इसका अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जैसे O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम थे भैया, दो ऑक्सीजन एटम थे। एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, सेम एज इट इज इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इस गधे का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है भैया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा? ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो फिर उसी में वो काउंट करने की कोशिश करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये करेगा इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग करेगा। जरा अब इलेक्ट्रॉन गिनो तो। अब इलेक्ट्रॉन जब तुम गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। अब इस ऑक्सीजन का भी गिन लो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन भी तो इसके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन गिनेगा ना भैया, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो अपन 10th तक ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। जैसे ही बेस मजबूत हो गया, भयंकर अंबानी से बड़ी बिल्डिंग बना देंगे उसके ऊपर। तो अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हम तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम ऐसे करेंगे भैया, इतना सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम 11th में आ चुके, हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे NH3 का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, पहले तो मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन रहेगा? सेंट्रल एटम वो होता है जो कम नंबर में हो, जो कम नंबर में हो। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन कम नंबर में है, तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखे। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 थे, तो अपन ने 7 लिखे थे। वैसे ही नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप जाके देख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक 5। हाइड्रोजन तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, वो अपना टर्मिनल एटम हो गया, ये अपना सेंट्रल एटम हो गया। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन
इसके साथ शेयरिंग करेगा, ड्यूप्लेट हो गया कंप्लीट। दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग कर लेगा, तीसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। देखो नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन गिनोगे? 5 तो भैया उसके पास थे ही, 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्या हाइड्रोजन का देखो यहां इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहां इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहां इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो हाँ भैया इनका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, जिसको हम प्यार से बोलेंगे अमोनिया NH3। अब CO2 का भी थोड़ा ऐसे बेसिक समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट करते रहेंगे। अब CO2 क्या है भैया? जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी वाली शेल में 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। बट ये अपनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ताकि स्टेबल हो। तो ऑक्सीजन भैया को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग करेंगे और ये लोग यहां शेयरिंग करेंगे। अब जरा देखो, अब जरा देखो, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भैया? 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन उस तरफ। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसने भी देखो यहां, इसीलिए पहले ऑक्सीजन बताया। तो ऑक्सीजन का भी ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ये इधर पूरे इलेक्ट्रॉन गिनेगा, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारे कुछ ल्यूइस स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे कितने बनाएंगे? जैसे H2SO4, H2SO4 में पहले तो मुझे तुम बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? H, S या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। तो जो कम नंबर में होता है वो हमारा सेंट्रल एटम बनेगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? टर्मिनल एटम। तो सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। अब सल्फर को ऑक्सीजन से भी, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से जोड़ना। बट सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। अब 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शेयरिंग किया है, दूसरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शेयरिंग किया है, तीसरे ऑक्सीजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक शेयरिंग इधर कर लिया, चौथा ऑक्सीजन एक शेयरिंग इधर कर लिया। क्या ये दोनों ऑक्सीजन अभी खुश है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो भैया क्या करेंगे? अभी 2 हाइड्रोजन भी तो है, तो एक एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देंगे। तो ये हो गया सुंदर सा हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब H2SO4 में ध्यान देने वाली बात क्या है भैया? ध्यान देने वाली बात है कि सल्फर ने अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बना लिए। देखो 4 4 8 9 10 11 12, सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ल्यूइस भैया को समझ में आ गया था कि भैया मेरी थ्योरी अब धीरे धीरे सही नहीं होगी, इसीलिए तो आगे नई नई थ्योरी को जन्म होगा। तो ल्यूइस भैया ने सेंट्रल एटम को छूट दे रखी थी कि भैया तू अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट टर्मिनल एटम नहीं रखेगा। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे। ऐसे बहुत सारे मैं ओरली कुछ पॉइंट बोलूंगा जो कि इतना काम का नहीं है, जो काम का होगा वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सारे बनेंगे, ये गारंटी मेरी, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट करते हैं अपन, यहां तक हो गया H2SO4 का हो गया। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखो, ये मैंने लिया HNO3। मुझे बताओ इनमें से सेंट्रल एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम बनेगा, तो दोनों ही कम नंबर में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, दोनों कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया इसके पास? 5 है, 1 2 3 4 और एक ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, भैया ले लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, एक हाइड्रोजन को शेयर कर दिया, तो ये लो भैया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी खत्म हो गया। बट अभी भी हमें एक कितने ऑक्सीजन? HNO2 होगा बेटा, HNO3 नहीं होगा, HNO3 है। तो ये क्या है भैया? ये तो मैं समझ गया, ये यहां पर क्या आएगा, एक ऑक्सीजन को शेयर करेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। अब मुझे बताओ कि एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए, अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन को
ये दो इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने वाला है। तो यहां पर जो ये बॉन्ड बना है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन नॉर्मल ये 3 बॉन्ड बना है और एक अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उसी को दे दिए, भाई तू ही रख ले, शेयरिंग नहीं किया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों में काउंट होता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, अब ये केवल और केवल इसके ऑक्टेट में काउंट होंगे, इसके ऑक्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि इसने दे दिए, इसको जरूरत थी तो उसको दे दिए। जब अब देखो जैसे कि यहां पर अपन ने शेयरिंग किया था तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट हो रहे थे, इधर भी हो रहे थे, बट इसमें ये उधर काउंट हो गए, इधर रखना है तो रखो, उसके दो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। शेयरिंग अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है, कोऑर्डिनेट आने वाला है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लेते फटाफट। HNO3, अब ClO2, ClO2 भैया क्या होता है, ClO2, मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा, क्लोरीन, जो कम नंबर में वो अपना सेंट्रल एटम, तो मैंने भैया लिख लिया क्लोरीन। मुझे बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ शेयर करवा दो, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करवा दो, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं तो एक लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर। अभी भी बचे भैया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6, अभी भी एक बचा, मतलब इसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन भी होगा। मतलब ClO2 में जो ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 में से 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर शेयर कर दिया, एक लोन पेयर और एक ओड इलेक्ट्रॉन बचा है। कभी तुमसे पूछे कि टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो कितने होंगे भैया, टोटल लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास एक ही लोन पेयर है। और ओड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओड इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं भैया, वो भी हमारे पास एक ही है, एक ही है। टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड पेयर, तो एक बॉन्ड इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो टोटल बॉन्ड पेयर है 4 बॉन्ड पेयर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तुम इसके इस स्ट्रक्चर को बना लिया तो बहुत सारी चीजें बता सकते हो, इसीलिए हम लूज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ClO2 भी हो गया क्या। अब एसेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है, सल्फर का। तो ये W बनाओ, सबसे पहले सुंदर सा एक W बनाएंगे, 3D बनाएंगे, कौन सा 3D बनाएंगे, और जितने भी ये एजेस है, कॉर्नर है, ये सब पे हम क्या रख देंगे, हमारा सल्फर। तो यहां सल्फर है, यहां सल्फर, यहां सल्फर, यहां सल्फर, यहां सल्फर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एसेट मॉलिक्यूल हमारा ऐसा होता है जिसको बोलते हैं हम क्राउन शेप। क्या होता है इसका शेप, क्राउन। जैसे ताज वगैरह पहनाते हो, तुम मुझे 2 साल बाद देखोगे तो मुझे ताज मिल चुका होगा यूट्यूब की तरफ से, तो जैसे ताज पहनाते हैं ना, तो वैसे ही ताज इसका होगा CROWN, क्राउन शेप। इसका कैसा होता है, क्राउन शेप। तो भैया ये क्राउन शेप है। अब इसमें तुमसे पूछ सकते हैं टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से भैया 2 तो उसने शेयरिंग कर दी, अभी भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब एक सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर है। एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, तो 8 सल्फर के पास टोटल लोन पेयर कितने होंगे, तो टोटल लोन पेयर हो जाएंगे हमारे 16। अच्छा बॉन्ड पेयर बताओ तो जरा, बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों, तो एक सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए, तो 8 सल्फर कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो अपन एक काम करें, गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमारे टोटल बॉन्ड पेयर कितने, 8 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, टोटल 8 बॉन्ड है, 2 सल्फर मिलके एक बना रहे ना। तो ये ऐसे कुछ बारीक बारीक चीजें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ClO2 हो गया, उसका स्ट्रक्चर S8 का स्ट्रक्चर बनाने सीखा। अब सीखते हैं NO2 माइनस और NO3 माइनस का, ठीक है भैया। तो NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। NO2 माइनस माइनस कभी आ रहा है तो 2 बातें और बता देता हूं।
जब भी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वो हमेशा आएगा सेंट्रल एटम पर। किस पर आएगा भैया? सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब भी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आता है टर्मिनल एटम पर, राइट साइड वाले, मतलब वो दादाजी के साइड वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव आएगा दादाजी के ऊपर। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कम ऑन सेंट्रल एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कम ऑन टर्मिनल एटम। अब कौन सा चार्ज कब आएगा ये भी ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी औकात 2 बॉन्ड बनाने की है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। कभी वो औकात से कम बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी वो औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो नॉर्मल, वो तो उसकी औकात ही है, बट 3 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वही है, नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा यदि वो बना रहा है तो पॉजिटिव, कम बना रहा है तो नेगेटिव। और नेगेटिव आता है टर्मिनल पर, पॉजिटिव आता है सेंट्रल मेटल एटम पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन और O2 में कम नंबर में जो है वो हमारा है सेंट्रल मेटल एटम। अब मुझे बताओ, एक नेगेटिव मुझे लगाना है और नेगेटिव तो टर्मिनल पे आएगा, तो भैया मैं पहले ही एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगा दे रहा हूं। दूसरा ऑक्सीजन पे कुछ नहीं होगा तो मैंने बना दिया ये। और नाइट्रोजन भैया 3 ही बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। कोवेलेंसी मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 कभी नहीं बना पाएगा, भले इसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया हमारा इसके ऊपर एक लोन पेयर। तो भैया कैसे? नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, 1 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। इसने अपनी औकात से कम बॉन्ड बनाए थे तो इस पे आए नेगेटिव। तो ये है हमारा NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब NO3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन, ठीक है, व्हाइट कलर से लिखते हैं बट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, अब हमें 3 ऑक्सीजन जोड़ना है, तो तुम खुद सोचो, एक माइनस है मतलब एक ऑक्सीजन पर तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। एक ऑक्सीजन को मैंने ये दे दिया तो ये तो NO2 माइनस हो। एक ऑक्सीजन को और अभी हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है केवल और केवल, 5 तो बना ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहां पर जो ऑक्सीजन है ना, इसको अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, मतलब अपने लोन पेयर उसको दे देगा ताकि वो काउंट कर सके। और जब खुद की काउंटिंग होगी तब तो वो काउंट करेंगे इसे अपन, ठीक है। तो NO3 माइनस का ये वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें क्या है, जब इसने कोऑर्डिनेट किया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब तुम यहां से चाहो तो इनका फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा भैया? फॉर्मल चार्ज होता है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ये होता है हमारा सुंदर सा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। अच्छी से सुंदर तरीके से मैं इसको बक्से में बंद कर देता हूं, ठीक है भैया। ये हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, देखो बक्सा ही नीचे जा रहा है गधा। तो मुझे निकालना है, मान लो नाइट्रोजन के ऊपर या फिर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्यों आए, इसका फॉर्मल चार्ज निकालता हूं। तो मैं इस ऑक्सीजन को बोल देता हूं फर्स्ट, इसको मैं बोल दूंगा सेकंड, इसको मैं बोल दूंगा थर्ड, उसको मैं बोल दूंगा फोर्थ। तो मैं तुम्हें किन्हीं भी 2 के फॉर्मल चार्ज निकाल दूंगा, 2 के आप खुद निकाल सकते हो, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं। अभी हम बेसिक वाला देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे, हमें इंपॉर्टेंट उनकी है, क्यूरीसी हम मुझे क्वेश्चन करवाने की है। तो ऑक्सीजन पहले वाले पे देखता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन ओ पहले वाले पर पहला कर देता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट। तो मुझे बताओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? तो होते 6। ऑक्सीजन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 5, कार्बन के पास 4, है ना, फ्लोरीन के पास 7। तो इसके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर। कितने लोन पेयर है भैया यहां पर? तो यहां देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, तो टोटल लोन पेयर इसके पास 3। माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर ये होता है तो माइनस 1। तो इज इक्वल टू कितना आएगा भैया? मेरा आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिख दिया मैंने गधा? इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा पूरा -1। इसीलिए इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आया था? -1 आया था। जरा मैं
इस ऑक्सीजन का निकाल देता हूं, इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया ना। जरा इसका भी देख लेते हैं। इसके पास अभी कितने लोन पेयर है भैया? 2 लोन पेयर बचे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड भी निकाल देता हूं। बाकी तुम निकालोगे ना, अपने आप बनेगा, टेंशन मत लो, खुद से भी करेंगे बनेगा, नहीं तो मैं तो जिंदा हूं ही। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, लोन पेयर कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, तो -2 इज इक्वल टू कितना होगा? 6 -4 -2, तो -6 हो गया। तो 6 - 6 कितना होगा? 0। इसीलिए इस पर कोई फॉर्मल चार्ज आया था क्या? नहीं आया था। इसका भी निकाल ही देते हैं। और नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, सेकेंड एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा भैया? फॉर्मल चार्ज होगा, मुझे बताओ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। मुझे बताओ इसके पास लोन पेयर है क्या? इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, तो इसके पास लोन पेयर है क्या? अब नहीं है, तो 2 इंटू 0। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो -3, तो 2 आएगा बेटा। एक सेकंड बच्चों रुको। तो 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, +1 आना चाहिए ना, तो हाँ ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर है ना, तो माइनस, अब बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक ये वाला कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड पेयर, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 बॉन्ड पेयर। तो 5 -0 -4 कितना होगा भैया? 1। तो 1 होगा, तो इस पर चार्ज भी देखो +1 ही आया था। और जरा उसका भी निकाल ही लेते, अब एक ही बचा है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम, फोर्थ एटम पर कितना होगा भैया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 में से 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1 बॉन्ड पेयर, तो हमारा कितना हो जाएगा भैया? ये 6 -1 तो 7, तो 6 -7 तो होता है हमारा -1, इसीलिए इस पर चार्ज कितना आया था? -1। तो ऐसे तुम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। तुम्हें यहां निकालना, इस एटम पर -1 क्यों आया है, तो निकाल लो इसका फॉर्मल चार्ज भी। फॉर्मल चार्ज इसका क्या आएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 -2 इंटू लोन पेयर कितने? 3 भैया, 1 2 3 लोन पेयर है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1, तो अपना फॉर्मल चार्ज आएगा 6 -6 -1, तो ये आ जाएगा -1 हमारा फॉर्मल चार्ज, जो कि था भी। इसीलिए तो तुम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो। बहुत अच्छी चीज बता दिया हूं बेटा मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब SO3 - या SO4 - का भी स्ट्रक्चर तुम ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भैया? कैसे बनाओगे? ये तो इधर आ जा, ठीक है। तो SO3 एक सेकंड, और कौन से क्वेश्चन भी बचे हैं क्या? देख लेते हैं। SO3 SO4 दोनों बचे बस, ठीक है। तो SO3 SO3 और SO4 तो इतने सारे लूज डॉट स्ट्रक्चर का भी तुम बना सकते हो। तो अब सारे बन जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन होगा सेंट्रल एटम? जल्दी बताओ। अब सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होगा भैया। 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव आता है टर्मिनल एटम पर। औकात से कम बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन ने, तो 2 नेगेटिव हमने पहले ही ऑक्सीजन के एक बॉन्ड बना दिए। अभी भी हमें एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो इसके पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इन 2 ऑक्सीजन को दे दिए, 4 अभी भी बचे। 4 में से कोई सा भी एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दो, अपने आप ही दूसरा वाला लोन पेयर बचेगा। टोटल बॉन्ड पेयर पूछे तो 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे भैया? इस गधे के पास टोटल बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4। टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा? 1 बचा है, 1। फॉर्मल चार्ज अब तुम निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये वाला। ये फॉर्मूला लगाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। कहीं कहीं पर इसको अलग भी दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2 दिया, तो उससे भी निकाल सकते हो। ये ज्यादा आसान तरीका लगता है मुझे, इसलिए मैं ये बताता हूं, ठीक है। अब आता है SO4 SO4 का लूज डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? सल्फर हमारा सेंट्रल एटम, 2 माइनस है भैया, O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव। मुझे बताओ अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 ऑक्सीजन जोड़ना है, तो एक ऑक्सीजन को इधर डबल बॉन्ड दे दो, एक ऑक्सीजन को इधर डबल बॉन्ड दे दो। अब तुम इसका फॉर्मल चार्ज भी निकाल के देखोगे, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। लूज डॉट स्ट्रक्चर हमें ज्योमेट्री नहीं बताता है, वो हमें स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है। तो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद और कोई सा भी बचा होगा तो भी करवाऊंगा मैं।
तो मेरे ख्याल से अब सारे ही हो गए, इतने सारे हमने स्ट्रक्चर बना लिए लूज डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हमने दो चीज देखी कि सेंट्रल एटम कौन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, जो कम नंबर में होगा। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कम ऑन सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कम ऑन टर्मिनल एटम। औकात से कम, औकात जैसे ऑक्सीजन की दो बॉन्ड बनाने की औकात है, तो औकात से कम बॉन्ड बना रहा है तो माइनस चार्ज, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे नाइट्रोजन पर भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था, कहां आया था भैया, अभी देखा था, नहीं ये देखो नाइट्रोजन में यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आया था, तो औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया इसने। इसकी औकात नॉर्मली 3 की थी, इसे 4 बनाया। बाकी मैक्सिमम कोवेलेंसी भी उसकी 4 ही है, 4 से ज्यादा बना भी नहीं सकता था। ठीक है, तो फिर ये था SO3 टू माइनस SO4 टू माइनस। अब तुम्हें सिखाता हूं हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देन आएंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है, भले लेंदी हो जाएगा चलेगा, हर बारीक से बारीक चीज में बताऊंगा, मतलब बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है भैया ए एक एटम है और बी हमारा दूसरा एटम है। कभी ए और बी के बीच में एक ही बॉन्ड है, या ए बी के बीच में डबल बॉन्ड हो, या एक एटम ए है दूसरा एटम कोई सा बी है, उसके बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। कभी ये पता है तो तुम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में से सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन सकते हो। तो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, ये क्या हो गया, एक सिग्मा। ए और बी के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ए और बी के बीच में दो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। अब दो पाई अब कोई से भी हो सकते हैं, इसे बहस नहीं करना कि ये दो पाई ले या ऊपर के दो पाई ले या आइट साइड के दो पाई, कोई से भी दो पाई, एक सिग्मा। तो एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज सिग्मा। और एक चीज, एक नोट डाल के एक चीज लिखेंगे हम, क्या डाल के, नोट डाल के एक चीज लिखेंगे कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन तो जब भी बॉन्ड बनाएगा एक सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो हाइड्रोजन जब भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब उसके पास तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। कभी भी हाइड्रोजन के पास पाई बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उस भैया के पास एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो जितने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। तो अपन अब क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और कैसे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे और उसके क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है खूबसूरत सा, इथाइन। कौन सा है, इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते, डबल बॉन्ड तो इन और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये इथाइन है, इथाइन में कितने सिग्मा है कितना पाई है। पाई तो बहुत आसान है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड गिन लो उतने पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब यहां पर दो पाई होगा और एक सिग्मा होगा, मतलब इन तीन बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा है दो पाई है। क्या हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा यहां होगा एक सिग्मा यहां होगा, तो टोटल सिग्मा होंगे भैया मेरे तीन सिग्मा दो पाई। तो इथाइन में तीन सिग्मा दो पाई। ठीक है, अब आते हैं टेट्रासाइनो इथीन, इन। तो टेट्रासाइनो इथीन में कितने सिग्मा पाई हो गए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर आने के बाद तुम इसको याद भी रखोगे। तो टेट्रासाइनो इथीन, तो डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, इथीन। टेट्रासाइनो मतलब चार CN ग्रुप जोड़ेंगे, एक CN दो CN, दो इधर जोड़ देंगे भैया, तीन CN और एक हो गया हमारा ये चार CN। तो मुझे बताओ, देखो CN के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होता है हमारा सुंदर सा स्ट्रक्चर टेट्रासाइनो इथीन का। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे तो मैं गिन के बताता हूं। देखो ट्रिपल बॉन्ड में तो एक सिग्मा दो पाई, इधर भी एक सिग्मा दो पाई, इधर भी एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। अच्छा डबल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा एक पाई।
और कार्बन कार्बन के बीच में भी तो एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा। अब तुम टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनो। पहले पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। दो, दो चार, एक 5, 6 7 और 8 9। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2 2 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 पाई बॉन्ड होंगे और सिग्मा भी हमारे उतने होंगे। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा टेट्रासाइनोइथीन में 9 पाई बॉन्ड होते हैं और 9 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अब इसको याद भी रख लेना, बहुत सारे मॉड्यूल में तुम्हें दिखेगा, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि ये आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेट्रासाइनोइथीन में कितने सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होते हैं? 9 सिग्मा 9 पाई। याद ही कर लो अब, ठीक है, क्योंकि बार बार अपन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना भैया। अब आता है थर्ड, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का पहले सुंदर सा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। BH3BO3 मतलब एक बोरोन है और 3 OH है। एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर। तो मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो वैसे तो मैंने उसका बॉन्ड रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 सिग्मा। कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? नहीं है भैया, तो 0 पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फोर्थ वाले पे। बेंजीन। अब तुम्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। बेंजीन तो आप ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हो, मुझी से पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हमारा होता है सुंदर सा बेंजीन। बेंजीन में अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो भैया इसमें 6 हाइड्रोजन भी, ये तो मैंने कार्बन बनाए, 6 हाइड्रोजन कहाँ है भैया? एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सुंदर सा ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब गिन लो भैया, पाई बॉन्ड पहले गिने कि सिग्मा? तो पहले पाई गिन लेते। 1 2 3, 3 पाई है भैया। 4 पाई होती तो अपन सो जाते, बट अभी तो 3 पाई है, तो 3 पाई है, सिग्मा बॉन्ड गिनो। तो यहां एक सिग्मा, 2 3 4 5 और 6। कार्बन कार्बन के बीच में एक एक सिग्मा है, तो 6 सिग्मा तो यही हो गए। क्या हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है? तो 6 हाइड्रोजन है, तो ये वाला, ये दिख रहा है बॉन्ड, ये वाला 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो 6 सिग्मा वहां, और कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिग्मा। टोटल सिग्मा कितना हो गए? 12 सिग्मा हो गए। टोटल 12 सिग्मा होते हैं बेंजीन में और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका कभी कभार तुमसे रेशियो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो सिग्मा 12 है, रेशियो में उसके डिवाइड कर देंगे, पाई 3 है, तो 12 3 जा मतलब 3 4 जा 12 होते हैं, तो अपना आ जाएगा 4:1 का रेशियो। तो बेंजीन का सिग्मा और पाई का रेशियो कितना है? 4:1। तो वो भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। सुंदर सा लेक्चर बड़ा रहेगा पर मजेदार रहेगा, हर बारीक से बारीक चीज बताऊंगा, ये गारंटी है। P4O6 एंड P4O10 इनका स्ट्रक्चर अब मैं तुम्हें याद करवाता हूं। जैसा बेंजीन होता है ना, वैसे ही उनका स्ट्रक्चर करना है, बट कार्बन की जगह पे हम रखेंगे फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। जैसा कि देखो इधर, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर लग रहा है। अब कितने फॉस्फोरस हो गए भैया? 1 2 3 4, और 4 ही हमारे ऑक्सीजन हो गए। अभी भी हमें 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। फॉस्फोरस तो हो गए, पर 2 और ऐड करने हैं। तो ये फॉस्फोरस इसके अपोजिट और ये फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन बीच में रखेगा, इससे जोड़ लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर P4O6 का। मुझे एक चीज बताओ, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? भैया उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन फैमिली का आदमी है ना, जब नाइट्रोजन के पास 5 है तो उसके पास भी 5 ही होंगे। मतलब अभी भी इसके पास एक एक लोन पेयर बचा। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 लोन पेयर। तो ये होता है हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर सिग्मा बॉन्ड गिने। और P4O10 का भी सिमिलर रहेगा। तो PO 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 और P। तो भैया ये तो हमारे हो गए 4 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन खत्म।
अभी 5 और 6 तो हम यहीं तक कर देंगे, P4O6 तक तो सिमिलर चलने देंगे कार्यक्रम। ये हो गया, तो P4O6 हो गया, बट हमें तो 10 चाहिए। तो क्या फास्फोरस के पास अभी भी एक लोन पेयर है? देखो यहाँ एक लोन पेयर था, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग कर सकता, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस ने एक इस ऑक्सीजन को दे दे डबल बॉन्ड, एक फास्फोरस ने इस ऑक्सीजन को, एक फास्फोरस ने इस ऑक्सीजन को, और एक फास्फोरस ने इस वाली ऑक्सीजन को। तो ये हो गया हमारा P4O10 का सुंदर सा स्ट्रक्चर। क्या? P4O10 का सुंदर सा। अब इसमें तुम सिग्मा पाई बॉन्ड गिन सकते हो। देखो इस वाले में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड यहां है, 9 10, एक इधर 11 और एक इधर 12, तो 12 सिग्मा, 0 पाई। टोटल कितने? 12 सिग्मा है और 0 पाई। इसमें गिन लो तो भैया पाई तो मैं बता ही देता हूं, 4 पाई है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4। अच्छा मुझे बताओ, सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही था, यही तो डबल बॉन्ड बाद में आए ना, तो अपन डायरेक्ट कह सकते कि यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई बड़ा है, मतलब 4 सिग्मा 4 पाई बढ़ गए एज कंपेयर टू इससे। तो मैं 4 सिग्मा जोड़ ही देता हूं ना, तो टोटल होंगे मेरे पास 16 सिग्मा और 4 पाई। यहां 12 थे, 4 जोड़ दिए एक्स्ट्रा, तो 16 सिग्मा 4 पाई। यकीन ना हो तो गिन भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P4O10 का स्ट्रक्चर भी, P4O6 का स्ट्रक्चर। तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद रखना है, पी ब्लॉक में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है मेलेमाइन। भैया मेलेमाइन का स्ट्रक्चर भी सुंदर सा स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन जैसा। नाइट्रोजन, देन इधर नाइट्रोजन, देन एक नाइट्रोजन इधर, और देन एक नाइट्रोजन यहां। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, सुंदर सुंदर सा, और यहां पर आता है हमारा NH2, यहां पर आएगा हमारा NH2, और यहां पर भी आएगा हमारा NH2। अब तुम सिग्मा बॉन्ड गिनो, तो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो पहले मैं हाइड्रोजन गिन लेता हूं। 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। अब एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, 9 सिग्मा हो गए। एक यहाँ 10 11 12 13 14 15, तो मेले माइन में टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3, 3 पाई है भाई, बेंजीन जैसा ही है, तो 3 पाई बॉन्ड है, 15 सिग्मा बॉन्ड है मेलेमाइन। मेलेमाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर पता होगा तो आसानी से, कभी कभार स्ट्रक्चर नहीं देते हो, नहीं देंगे वो, तो इतना धीरे धीरे मैं सारे स्ट्रक्चर सिखा दूंगा, डोंट वरी। मेसिटाइलिन, भैया मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर तो बहुत फेमस है, ऐसा होता है ऑर्गेनिक में काम आएगा ही आएगा। बेंजीन, ये हमारी सुंदर सी बेंजीन है, और यहां लगा दिया मैंने CH3, यहां लगा दिया मैंने CH3, और यहां लगा दिया मैंने CH3। तो ये हो गया मेरा मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिनना है, गिनो गिनो, कौन मना कर रहा है, गिनो। जितने हाइड्रोजन होते उतने सिग्मा तो होंगे होंगे, तो 3 3 6 3 9, 9 सिग्मा हो गए। 10 11 12, 12 सिग्मा हो गए। अब इनके बीच में देखते, 13 14 15 16 17 18, 18 सिग्मा 3 पाई। ऑप्शन दिखेगा, टिक मार देना, और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे ही तुमने 18 सिग्मा 3 पाई मारा, गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि भैया यहां पर भी तो एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी तो एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी तो एक हाइड्रोजन है, तो ये 3 सिग्मा कौन गिनेगा? तो 18 के बाद 19 20 21, तो टोटल सिग्मा होंगे भैया 21 सिग्मा। और पाई तो दिख ही रहे, पाई तो आप आंख बंद करके भी देख सकते हैं भाई, 3 पाई, 21 सिग्मा 3 पाई। तो ये है मेलेमाइन और मेसिटाइलिन के स्ट्रक्चर, और उनके कितने सिग्मा कितने पाई हो गए वो यहां पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड कैसा होता है? जैसे तुमने फिनोल देखा है, फिनोल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये अपनी बेंजीन सुंदर सी, और उसकी ऑर्थो पोजीशन, इनको बोलते हैं ऑर्थो, इनको बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पर यदि तुमने COH लगा दिया, मतलब एसिड लगा दिया, तो वो हो जाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर। और सैलिसैल्डिहाइड कैसा होता है? कभी इस पोजीशन पर CHO लगा दोगे तो सैलिसैल्डिहाइड, COOH लगाओगे तो सैलिसाइलिक एसिड। अब सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाया, धीरे धीरे जितने 10 तक तो करेंगे अपन, ठीक है। या फिर गिन सकते हो इसका, नहीं गिनोगे, तुम गिनोगे पक्का गलत करो, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ के चारों हाइड्रोजन को भूल जाओगे।
अभी तो मैं गिनता, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, 2 सिग्मा तो पक्की बात है, 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, ये हो गए 6 सिग्मा। अब 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा हो गए, और तुम जैसे ही 12 सिग्मा पर टिक मारोगे गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन का। नॉर्मली क्या गलती होती है कि यही हाइड्रोजन तुम भूल जाते हो। तो 12 के बाद 13 14 15 16 टोटल 16 सिग्मा। पाई गिनो तो जरा, 1 2 3, एक यहां पर भी है भैया, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड। तो 16 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड होते हैं साइलिक एसिड में। अब आते हैं ये सब, ये कंपाउंड, ये जो बोरेक्स है, मेसिटाइलिन है वगैरह, ये बहुत सारे P4O10 P4O6, ये सब इन डिटेल में पढ़ने वाले हम पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, 11th में उसका 13 और 14 ग्रुप है, और बाकी 12th के पोर्शन में। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पी ब्लॉक को पूरा एक साथ पढ़ेंगे। बोरेक्स वहां पर इन डिटेल में देखेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ, रिएक्शन वगैरह। बट अभी तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। बट अपन स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले से ना बनाते हुए इससे बनाए, क्योंकि ये भी वही फॉर्मूला है, Na2B4OH4O5.5 तो इसका भी P4O6 जैसा बनाया था ना, BO और ऐसा, तो बोरोन ऑक्सीजन ऐसे चलता रहेगा। कितने बोरोन हो गए भैया? इस वाले फॉर्मूले को देखना, 4 बोरोन हो गए, हाँ हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए भैया मेरे? ऑक्सीजन हुए मेरे अभी 4 ऑक्सीजन, मेरे को तो 5 ऑक्सीजन जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन ऐसे इन दोनों बोरोन के बीच में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 4 बोरोन और 5 ऑक्सीजन। अभी मुझे 4 OHO जोड़ने, तो क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन, ठीक है, 4 OHO जोड़ने हैं। तो एक चीज तो तुम मुझे बताओ, डिंग चिक्का, एक OH में यहां जोड़ दूंगा, एक OH में यहां जोड़ दूंगा, एक OH में यहां जोड़ दूंगा, और एक OH में यहां जोड़ दूंगा। तो ये देखो मेरे चारों OH भी हो गए, ठीक है, 4 बोरोन हो गए, ऑक्सीजन भी ये बीच वाले 5, 2 2 4 और एक ये 5 ऑक्सीजन भी हो गए। अब कंप्लीट ऐसा करने के बाद यहां पर जाएगा मेरा 2Na प्लस, और लास्ट में जाएगा मेरा .8H2O। तो इसमें मेन चीज है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आगे वाला टॉपिक है हमारा, तो वहां पे अपन देखेंगे। अभी लिख लो, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा 4 सिग्मा बोरोन बोले तो sp3, तो 2 sp3 होते हैं, और 2 बोरोन हमारे होंगे sp2। तो इन बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो अब तुम्हारा काम है सिग्मा बॉन्ड गिनना। तो इस स्ट्रक्चर के टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो तुम्हारे कितने आएंगे, मैं गिन दूं क्या, 1 2 3 4, 4 तो हाइड्रोजन, 5 6 7 8, ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 सिग्मा बॉन्ड तो इतने से स्ट्रक्चर में है, इतने से। और यहां पर भी तो एक H2O मॉलिक्यूल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा है तो यह तो 8 H2O है, मतलब 16 सिग्मा यहां है, 18 सिग्मा यहां है, 16 सिग्मा यहां है, और 2 आयनिक बॉन्ड भी तो है, 2 आयनिक बॉन्ड भी है। तो टोटल हमारे 36 बॉन्ड होते हैं, 18 सिग्मा यहां पर है, 16 सिग्मा यहां पर है, और 2 आयनिक बॉन्ड, तो टोटल 36 बॉन्ड होता है। इसका मैंने शॉर्ट बनाया है, तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं इन डिटेल, बहुत सारी जानकारी है, बट पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे अच्छे से। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे, कौन कौन से, स्टार्टिंग से कैसे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, 2 पाई, ठीक है। नोट डाल के लिखा था, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फिर सारे क्वेश्चन किए हैं, है ना, टेट्रासाइनोइथिन वाला इंपोर्टेंट है, बेंजीन वाला इंपोर्टेंट है, बाकी सारे भी स्ट्रक्चर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है जरा देखते हैं। कौन सा, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम या तो डेटिव बॉन्ड भी बोलेंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मुझे नहीं करनी शेयरिंग तुम्हारे साथ, भैया मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो तुमने 5000 और मैंने 5000 मिला के अपन ने शेयरिंग करके एक मोबाइल खरीदा था, आईफोन तो खरीद नहीं सकते थे, छोटा सा कोई सा मोबाइल खरीद लिया, वीवो ओप्पो, ठीक है। बट
अब मुझे शेयरिंग नहीं करनी। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई भिखारी तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको अपना पैसा देते हो, वो तुमसे भीख मांग रहा है तो तुमने अपना पैसा उसको दे दिया और वो चला गया, तुम चला गया अपने। तो क्या तुमने भैया, क्या तुमने कोई शेयरिंग किया क्या कि भैया ये मेरे को वापस लौटाना? नहीं, उसको जरूरत थी तो तुमने दे दिया। तुमने क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे थे, तुम्हारे पास ज्यादा थे, तुम्हारे मन अच्छा है तो तुमने उसको दान धर्म कर दिया। उसको जरूरत थी तो उसने ले लिए। तो भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कंडीशनल बॉन्ड है। इसमें जो तुम उसको पैसे दे रहे हो तो तुम तो हो गए डोनर, जो ले रहा है वो हो गया एक्सेप्टर। अब इसमें सारे देखो, हमारा जो एक्सेप्टर है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, तो उसके पास कटोरा भी तो होना चाहिए, दोगे कैसे? वो गरीब भी तो होना चाहिए, कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है कि तुम्हारे पास भी तो पैसे होने चाहिए, तब तो तुम दे पाओगे, मतलब तुम अमीर भी होना चाहिए। बट ये तो भिखारी और तुम्हारे बीच की बात है कि तुम अमीर हो और वो भिखारी है, तब जाके तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड बना है, उस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बट केमिस्ट्री में कैसे बॉन्ड बनेगा भैया? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमारा एक ही टाइप का कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है। बट इसमें क्या होता है, एक एटम अपना लोन पेयर, एक एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को पूरा डोनेट कर देता है। बट दूसरे एटम के पास खाली बक्सा होना चाहिए, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, उसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करेगा। अपना लोन पेयर उसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी बोल सकता हूं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। डिस्कवर किया था हमारे परकिन भैया ने 1921। कब किया था? 1921 में। इन विच वन ऑफ द स्पेसीज, मतलब जो एक स्पेसीज एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, तो इन विच वन ऑफ द स्पेसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके बाद एक एक्स्ट्रा लोन पेयर बच रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इन विच वन ऑफ द स्पेसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट कोऑर्डिनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द स्पेसीज विच हैव डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको, जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है। मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट था उसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर इस गधे, जिसके पास लोन पेयर की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको कोऑर्डिनेट करेगा। उस समय जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो वो लोन पेयर है उसको बोलते हैं अपन फुली फिल्ड ऑर्बिटल, वीबीटी में आने वाला है। अभी तक पता चल गया तो अच्छी बात है। तो जो लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जो खाली बक्सा है, खाली बक्सा, उसको बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में हो रहा है ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक एटम का पूरा ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। क्या हो रहा है भैया? एक्चुअली में ओवरलैपिंग ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल फ्रॉम वन एटम या वन स्पेसिस, एक स्पेसिस का फुली फिल्ड ऑर्बिटल टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर स्पेसिस टेक प्लेस। तो एक एटम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरे एटम का वेकेंट ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तब जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बोलेंगे डोनर, जो ले रहा है उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। जरा इधर देखो, स्पेसीज विच कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डोनर, एंड स्पेसीज विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एक्सेप्टर। और इसी टाइप की बॉन्डिंग को, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। और इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग बोलेंगे। तो हमारा उधर हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छी से क्वेश्चन किए, लूज डॉट स्ट्रक्चर देखा, फॉर्मल चार्ज देखा कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखा, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे। देन फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्वेश्चन के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होता है क्या है? जब एक एटम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तब हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो दे रहा है उसको बोलेंगे डोनर, जो ले रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। इसी टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। अब करते हैं क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन है, सारे 10 क्वेश्चन होंगे शायद। तो फाइंड विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब तुम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तुमने आयनिक
पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाले में मैंने पढ़ा दिया। कोवेलेंट अब समझ गए, जब शेयरिंग से बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? कंडीशनल है, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो अपना लोन पेयर उसको कोऑर्डिनेट कर देगा, उस समय जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनमें तुम्हें बताना है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो NaCl देश का नमक, टाटा नमक, है ना, लेटाइस एनर्जी आयनिक कंपाउंड में बताया था देश का नमक टाटा नमक। तो अब मुझे एक चीज बताओ, NaCl भैया में NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, केवल आयन्स आपस में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आएंगे, तो इसमें केवल और केवल हमारा कौन सा बॉन्ड है भैया? आयनिक बॉन्ड। कौन सा है? आयोनिक। आयोनिक को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट है केवल, और ना कोवेलेंट ना कोऑर्डिनेट, केवल आयनिक। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH4Cl, क्योंकि इस गधे में तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसको है ना स्टार मार देना भैया बहुत ज्यादा। तो इसमें तीन होता है, कैसे होता है? N 3 हाइड्रोजन के साथ तो इसने शेयरिंग कर लिया, ठीक है। अब जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो NH4 प्लस Cl माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। क्या तुम मुझे बताओ, यहां पर प्लस माइनस है मतलब आयनिक बॉन्ड भी है, क्या इसने अपना लोन पे इस हाइड्रोजन को वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट किया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, क्या यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो मतलब भैया इसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा। कौन सा? Cl माइनस और ये NH4 प्लस Cl माइनस का आयनिक बॉन्ड भी है, यहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया है, मतलब यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमारा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पे चलते हम, CO2 का सुंदर सा स्ट्रक्चर कैसा होगा भैया? अभी दिखा है हमने, CO2 कैसा होता है, ऐसा होगा। तो CO2 के अंदर कहीं पर भी तुम्हें क्या आयनिक बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। यहां तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है ना भैया, तो यहां पर होगा सिर्फ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया CO, सबके स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। CO, तो मुझे बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 शेयर कर देगा ये ऑक्सीजन के साथ, तो भैया इसने 2 तो शेयरिंग कर दी ऑक्सीजन के साथ। क्या मुझे बताओ कार्बन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ ना, 4 इधर 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये गधा क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर है ना 2, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा। तो यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, कि कौन कौन से? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होगा भैया? कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम KCN पर। KCN कैसा होगा हमारा? KCN, K प्लस CN माइनस। तो भैया K प्लस CN माइनस, प्लस माइनस आ गया मतलब आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो आयनिक बॉन्ड है। साथ में कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड भी है, देखो CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां पर हमारा इसका आंसर जाएगा आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी रहेगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, और भी है। तो अभी मैं तुम्हें N2O3, N2O4, N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता और तुम्हें इनके बीच में बताता किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। अच्छा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? तो इसमें N2 में हमारा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, तो 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ। क्या मेरा ये N2O2 हो गया? बट अभी तो एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है? तो ये नाइट्रोजन या ये नाइट्रोजन, जो तुम्हारी मर्जी है, वो अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा इस गधे ऑक्सीजन को। तो यहां पर तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड भी दिख रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिख रहा है। तो N2O3 के पास कौन कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक भैया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका? N2O4 का। तो भैया 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इनके पास लोन पेयर भी थे, तो हमें इस बार 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। तो ये एक लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट कर देगा एक ऑक्सीजन को, दूसरे ऑक्सीजन को ये नाइट्रोजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इस बार हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं?
दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो भैया ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं N2O5 का। तो N2O5 का कैसा स्ट्रक्चर होगा? इस बार हमारा एक ऑक्सीजन सुंदर सा एक ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा। तो ये तो दो वैसा ही स्ट्रक्चर था N2O4 जैसा ही। तो यहां पर N2O4 जैसे ही बस एक ऑक्सीजन को मैंने बीच में एड ऑन कर दिया। तो भैया इसमें मेरा कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो सेम टू सेम आंसर रहेगा इसमें भी। किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड है और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की लिंकेज भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की लिंकेज भी प्रेजेंट है। ठीक है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हो। और भी है क्या? हाँ भैया एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू विट्रल। भैया ब्लू विट्रल का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O। तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस 5H2O। ठीक है भैया। तो देखो 5H2O कहाँ है? एक H2O यहां, एक H2O यहां, दो, एक यहां, तीन, एक यहां, चार, और एक H2O कहाँ है अपना? एक H2O ये 5 है। तो ये 5 H2O में से 4 H2O तो Cu2 प्लस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। यहां पर जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अभी आया नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड भी दिख रहा है, Cu2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, मतलब आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। तो सारे टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ब्लू विट्रल में। हाइड्रोजन बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। जब तक है तुम्हारे साथ नीरज परमार, डोंट टेक टेंशन, कभी भी टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है। तो यहां होगा हमारा कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा। तो इसमें हमारे सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और भी है क्या क्वेश्चन? नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक बेहद ही शायद बड़ा बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक भी खत्म हुआ, कोवेलेंट भी खत्म हुआ, कोऑर्डिनेट भी खत्म हुआ, हर चीज हमने बारीकी से देखा है। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो चारों इंपॉर्टेंट थ्योरीज आने वाली है। VBT, VACPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो आने वाला है वो कंटिन्यू करेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। मस्ट वॉच, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी बेटा, देख रहे हो, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे।